राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़े इवनिंग की हॉटनेस के अंदर गिरने वाली अर्थव्यवस्था के अंदर आप सभी का मैं फिर से स्वागत करूं। तो सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल की आप लोगों की परीक्षाएं हैं 19 मई से शुरू होने वाली है। आज हमारी तारीख है 15 मई, ठीक है। और 15 मई को हम लोग है आगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने सीरीज चला रखी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जीके की, ठीक है। तो आगे जो 19 मई से जो आप लोगों की परीक्षाएं होनी है उसके बिहाफ पर आप ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करें, जो कि आपकी आगे जो 19 से जो परीक्षाएं शुरू होंगी उनके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों की पीडीएफ वगैरह है आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको मिलेगा जॉब्स टारगेट के नाम से, जहां पर आपको 2,60,000 सब्सक्राइबर देखने को मिले, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा भर्तियों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी रिजल्ट होते हैं वगैरह आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जिस भी साथी को पुरानी जीके की क्लास से करनी है, ठीक है, या फिर जिस भी साथी को मैथ की क्लास से करनी है, ठीक है, मैथ की और आपकी रीजनिंग की क्लास भी चलने लग रही है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और जिस भी साथी को हिंदी जो ये नए वाली हिंदी आने लग रही पुलिस वाली ये वाली करनी है, तो जैसे आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाओगे तो उधर आप देख लेना एक एसएससी जीडी हॉट टॉपिक के नाम से है, आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको ज्वाइन करके आप लोग ये सारी क्लासें देख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करें भाई। पहला प्रश्न हमारे पास क्या, सारे बढ़िया तरीके से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर दर्शन दे सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर अकबर के अभियान वर्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम, युगम का मतलब कहता है जोड़ा, जो तुम बनाते नहीं फिरते कि हाँ भाई ये शिल्पा तो मेरी जीएफ है, इसके साथ तो मेरा युगम है। युगम का मतलब होता है जोड़ा, तुम अपना जोड़ा पेयर बनाते हो ना, वही। तो यह प्रश्न पूछा अकबर ने 2 अभियान चलाए थे, अलग अलग 2 नहीं, वैसे तो बहुत सारे चलाए थे, लेकिन जैसे इसने पूछा जो रणथंबोर वाला अभियान था क्या वो 1569 के अंदर चला था, क्या जो गुजरात अभियान था वो 1572 के अंदर चला था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं। रणथंबोर अभियान भी आपका 1569 के अंदर चला था, ठीक है। इसके अंदर क्या कुछ मामला था, पहले तो अकबर ने 1568 के अंदर है जो चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध है उसको जीता नहीं, पहले तो इसने क्या चित्तौड़गढ़ को जीता भाई, बोला ये जो चित्तौड़गढ़ है ना यो बीच में मतलब बार बार मेरे को चिताने लग रहा है, तो इसको तो पक्का जीतना पड़ेगा, यो खुद ना चित्ता समझा है, इसको तो पक्का जीतूंगा, ठीक है। इसकी जो 68 से हो गया अड़चन, इसकी अड़चन को साइड में हटा के फिर मैं अगले ही साल यानी 68 से अगले ही साल क्या है रणथंबोर के अंदर रण यानी कि युद्ध करूंगा इस रण के मैदान के अंदर, युद्ध के मैदान के अंदर, तो ये आपका 1569 के अंदर हुआ। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा 1572 के अंदर अकबर ने कौन सा अभियान चलाया, यह चलाया था गुजरात का अभियान, बिल्कुल सही है। और इस अभियान की खास बात क्या है, इसी अभियान के दौरान जब अकबर ने है गुजरात जीता, इसी अभियान के बाद क्या है अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, ठीक है। अकबर ने आपसे पूछा जाता है अकबर ने कौन से अभियान के दौरान पहली बार समुद्र देखा, यानी इससे पहले तो अकबर ने बेरा कौन था कि यह समुद्र नाम की भी कोई चीज होती है, मतलब कैसा दिखता समुद्र, अकबर को पता ही नहीं था, कभी वो गया है कौन समुद्र देखने। तो आपसे पूछा जाता है कब देखा, गुजरात विजय के टाइम पर क्या अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया, ठीक है। और ये जब इसने गुजरात को जीता तो इसी खुशी के अंदर क्या इसने फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या बुलंद दरवाजा बनवाने का भी काम कराया था। तो लिखेंगे सभी साथी, आप लोगों से पूछा जाता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया, तो गुजरात विजय अभियान था, इसकी विजय की खुशी में क्या है फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाने का काम किया था। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, बुलंद दरवाजा बनवाया, ठीक है। तो इन फैक्टों को थोड़ा अच्छा से पढ़ोगे ना तभी तुम्हारी बात बनेगी, तभी चीजें दिमाग के अंदर याद रहेंगी। ओके जी, अब अकबर का जो अगला अभियान था वो था 1576 के अंदर, ठीक है। आप इन अभियानों के अंदर एक खास बात देखना, ये सारे अभियान लगभग 4-4 साल के गैप के ऊपर इसने करे थे, ठीक है। जैसे पहले 1568 वाला चित्तौड़गढ़, इसके 4 साल बाद गुजरात वाला 72, ठीक है। फिर इसी के 4 साल बाद 76 के अंदर कौन सा हल्दी घाटी का युद्ध, कौन सा आपका हल्दी घाटी का युद्ध, ये किस किस के बीच में हुआ था तो अकबर है मेन, लेकिन अकबर खुद नहीं जाता था, छोटे मोटे लड़ने के लिए अपनी सेना के अंदर कोई सेनापति बना के भेज देता था। तो इसके अंदर इसने जो राजा मानसिंह था, राजा मानसिंह को अपनी तरफ से भेजा, अकबर की तरफ से राजा मानसिंह गया था, और किसके बीच में महाराणा प्रताप थे, इन दोनों के बीच में क्या ये युद्ध लड़ा था, इसके अंदर मानसिंह जीत गया था, फिर महाराणा प्रताप है, इन्होंने तो भी अकबर की जो अधीनता है उसको स्वीकार नहीं किया, बोला अकबर से तू जीत जा लेकिन मैं तेरे अंडर काम नहीं करूंगा, ठीक है। ये फिर पहाड़ियों के अंदर छिपा रहा, जंगलों के अंदर मतलब वहीं से फिर भी अकबर का विरोध करता रहा। तो ये वाला भी आपको याद रखना, हर बार हल्दी घाट कैसे रखोगे, 76 छी। आप लोगों ने आजकल अखबार के अंदर पढ़ा खराब हल्दी से दुल्हन का शरीर हुआ खराब,
ठीक है, ये जैसे हल्दी का प्रोग्राम हो ना, हल्दी खराब आने लगी, वो जैसे नु शरीर का लगाओ, मुंह का लगाओ, नु मुंह पर सोजन आगी, रिएक्ट कर जाए, सारी चीज अपना बेरा भारत का में सारा सौदा डुप्लीकेट मिला, सब नकली, हर एक चीज मानो मिलावट मिलावट मिलावट, वो मिलावट सेदगी बेचारी ना, ठीक है, उसकी डेथ भी होगी, अखबार के अंदर आ रही थी। ठीक है, तो हल्दी हल्दी जैसे मान लो आपके शरीर के ऊपर खराब हल्दी लगी तो उसकी खुशबू से क्या आपको छींक आएगी, यानी 1576 ओके जी चीज भी हमारे। अब पूछा जाता है अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था, तो साल 1601 के अंदर, 1605 में तो अकबर मर ही गया था, साल 1601 के अंदर जो असीरगढ़ अभियान था, ठीक है, आप लोगों से पूछा जाता है कौन सा अभियान था, असीरगढ़ अभियान। तो बोला की बार तो मेरा सिर गढ़ जाएगा, अकबर क्या बोला, भाई लास्ट अभियान है, बस क्या बोला, बस यो एक लास्ट अभियान और करूंगा, ठीक है, एक यानी 1601 ये लास्ट अभियान करूंगा, चाहे तो मेरा सिर गढ़ जाएगा, ठीक है, चाहे मैं मेरे दुश्मन का सिर गाड़ दूंगा, यानी असीरगढ़ अभियान क्या था, अकबर का लास्ट अभियान था, ये फैक्ट भी आपसे पूछा जाता है। ओके जी, इतने चीजें समझ में आई या नहीं, आगे चले, चलो जी अगला प्रश्न आता है 1722 में सवाई राजा जयसिंह, ये सवाई क्या चीज थी, सवाई उपाधि होती थी, ठीक है, औरंगजेब ने दी थी राजा जयसिंह को, कौन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सूबेदारी दी गई, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछेगा। देखो जो मुगल होते थे ना, मुगल थे चंट, वो हर एक चीज को दिमाग से खेलते थे और इनमें सबसे चंट था अकबर, ठीक है, अकबर से पहले वाले जो थे राजा थे वो इतने चंट नहीं थे, अकबर चंट था, इसी वजह से उसने लंबे समय तक शासन किया, ठीक है, वो देखता था कि हाँ भाई जो राजपूत समुदाय के लोग हैं बहुत ज्यादा लॉयल हैं, तो इनकी लॉयल्टी ले लो, ठीक है, अगर राजपूत समुदाय के लोग तेरे दरबार के अंदर रहेंगे, ठीक है, तो ये तेरे प्रति लॉयल रहेंगे, ठीक है, जो तेरे मतलब सभा है उसके अंदर गद्दारी होने की संभावना कम होगी, तेरी मृत्यु की संभावना भी घट जाएगी, और सबसे बेस्ट इनकी लड़की से शादी कर ले तो इनका जमाई बन जाए, ये तेरे को और भी आंखों के ऊपर रखेंगे, मतलब ये उन चीजों का फायदा उठाना जानता था, ठीक है, इसीलिए इसने आपको पता भी होगा जोधाबाई से शादी करी, ठीक है, और अब वो जो थे वो क्या थे, मतलब कि इसकी रक्षा के अंदर हमेशा आगे रहते थे, बहुत ज्यादा जगह आपने देखा राजा मान सिंह ने हर जगह इसकी बहुत मदद करी, आपका 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इसके अंदर भी मदद करी, हर जगह करी, जोधा के जो मायके वाले थे उन्होंने हर जगह अकबर की मदद करी थी, तो इसीलिए क्या 1722 के अंदर क्या है, अब सवाई राजा क्या था, सवाई है एक उपाधि, सवाई का मतलब क्या, सवा, सवा तो आप लोगों को पता होगा, 1:15 बज गया, यानी कि एक से कुछ ज्यादा, एक से जैसे 15 सेकंड अगर ज्यादा तो उसको सवा बोलते हैं, तो क्या बोला औरंगजेब ने, बोला राजा जयसिंह तू जो और राजा है ना उनसे तू कुछ आगे है, 15 सेकंड आगे है तू, ठीक है, मेरी दृष्टि के अंदर, तो इसलिए औरंगजेब ने इनको क्या सवाई की उपाधि दी थी, पूछ लेता अक्सर एग्जामिनर कि किसने इनको सवाई की उपाधि दी थी। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब क्या था आपका जो मुहम्मद शाह नाम का था, क्या सवाई राजा किस क्षेत्र की सूबा, देखो आपको बताता हूं, एक मुगल सम्राट था, बाद में आया था मुहम्मद शाह, औरंगजेब के बाद की बात है, मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह ने क्या था, इसको आपकी मतलब कि जो आगरा है, आगरा की सूबेदारी इसको सौंपी थी, आगरा है, आगरा को तू संभाल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट, यही प्रश्न पूछा गया 1722 के अंदर सवाई राजा जयसिंह को है किस क्षेत्र की सूबेदारी सौंपी, आगरा की, नोलापी तो भाई भाई, हाँ ठीक है, अपनी राजधानी मुगला की राजधानी भी आगरा है, ठीक है, और तेरी राजधानी भी तो आगरा है, बना ले तो भाई भाई आप पश्चिम में बांट लेंगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो यही राजा जयसिंह है, इन्हीं के द्वारा क्या 1727 के अंदर 1727 के अंदर क्या आपके जयपुर शहर की स्थापना करी गई थी। आपसे पूछा जाता है जयपुर शहर की स्थापना किसने करी, तो आपके सवाई राजा जयसिंह के द्वारा क्या जयपुर शहर की स्थापना करी गई, कब करी गई, साल 1727 के अंदर। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आप लोगों से पूछ ले सवाई की उपाधि किसने दी, तो किसने दी, औरंगजेब ने दी। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, ये नाट्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वाद्य यंत्रों को कितने समूहों के अंदर बांटा गया है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, नाट्य शास्त्र के अंदर जो हमारे डांस की फॉर्म है, अलग अलग डांस की कौन कौन सी फॉर्म है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये सारी डांस की फॉर्म, यानी हमारे जो 8 शास्त्रीय नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्यों की हमें जानकारी कहां से मिलती है, नाट्य शास्त्र के अंदर। अक्सर एग्जामिनर पूछता है नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी, तो भरत मुनि ने करी, ठीक। और नाट्य शास्त्र के अंदर ही जो हमारे वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनकी इंफॉर्मेशन भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी कि नाट्य शास्त्र के अंदर हमें कौन कौन से वाद्य यंत्र, 4 टाइप के, जो कि हमारे समाज के अंदर होते हैं, अभी पहले पिछली क्लासों के अंदर अभी पढ़ भी चुके, कौन कौन से थे। एक तो क्या हमारे पास सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर का मतलब
जिसको आप फूंक मार के बजाते हो। लाइक आपकी बांसुरी होगी जी, बांसुरी किसके अंदर आएगा? सुशीर वाद्य अंतर, फू 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 फूंक मारते हो तभी तो बजती है बांसुरी जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका शंख हो गया जी, बिल्कुल सही है जी। शहनाई होगी आपकी, शहनाई कौन था शहनाई वादक? बिस्मिल्लाह खान था जी। आपका भारत रत्न कब मिला था? पिछली क्लास के अंदर बताया था, याद करो। बिस्मिल्लाह खान क्या एक नंबर की शहनाई बजाता था, यानी 2001 के अंदर क्या इनको भारत रत्न दिया गया। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। उसके बाद सुशीर के बाद कौन सा आ जाएगा? तत्वाद्य यंत्र। तत्व वाला कौन सा होता था? जिसको हम लोग ऐसे, जिसके ऊपर चमड़े की परत है आपकी, नहीं जिसको मतलब लोहे से लोहा भिड़ा के, सॉरी तत्व वाला तो हाँ, तैसे तत्व तैसे तार, जिसके अंदर हमको तार देखने को मिले। ठीक है, तार किसके अंदर? हमें सितार के अंदर हमको देखने को मिलती थी तार। ठीक है, वीणा हम लोग बजाते थे, उसके अंदर हमें ऐसे तार टिंग 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 ऐसे नहीं बजाते थे, तो इसके अंदर भी क्या हमको तार देखने को मिलती थी। ठीक है, आपका सरोद हो गया, सरोद के अंदर भी क्या हमको तार देखने को मिलती है। ठीक है जी, उसके बाद आता हमारे पास सुशीर हो गया, तत्व हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन? अवनद। अवनद के अंदर क्या होता था आपका? चमड़ा, जैसे चमड़े की एक परत है, उसकी बाउंड्री बनाई जाती है, उसको ऐसे पीट पीट के हम लोग जैसे ढोलक होता है। ठीक है, तो एक हो गया अवनद। अवनद के अंदर क्या हो गया हमारे पास? जैसे ढोलक हो गया आपका, डमरू हो गया आप लोगों का। ठीक है, ये सारे के सारे, नगाड़ा हो गया, ये सारे के सारे आपके अवनद होते थे। ओके जी, उसके बाद आता आप लोगों का घन। घन के अंदर क्या? लोहे से लोहा ठोका जाता था। मंजीरा हो गया आप लोगों का, झांझ हो गया। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, घन वाद्य यंत्र के अंदर कौन सा आपका? मंजीरा हो गया आपका, झांझ हो गया। ठीक है, मंजीरा तो देख रहे क्या वैसे झन 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 झन, लोहे की बोल लोहे से टकराती है, वही तो हो गया। और इसी नाट्य शास्त्र के अंदर पार्थ हमारे 8 शास्त्रीय नृत्यों का भी वर्णन है, जो कि अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। 8 के 8 तुमको याद होना चाहिए। पहला हमारा कौन सा हो गया? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां से बिलोंग करता है जी? तमिलनाडु से बिलोंग करता है। सेकंड नंबर पे आ गया हमारे पास कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ियां किसको दे दो? अंधे व्यक्ति को दे दो। अंधे व्यक्ति से क्या बने? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। तीसरे नंबर पे आ गया हमारे पास कौन सा था? कथक आ गया। कथक कहां का होगा? कथक, कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। चौथे नंबर पर आ गया हमारे पास कथक कली। कली कहां पर खेलती है? समुद्र के तट पर। समुद्र का तट कहां पर है? केरल के अंदर। ठीक है, कथक कली, और उस कली को देखकर आप लोग मोह जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हैं। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी कहां का हो गया जी? केरल का हो गया। ओके जी, यानी दो आपके हैं, दोनों के दोनों कहां के? केरल के हैं। ठीक है, छठे नंबर पे आ गया जी हमारे पास मणिपुरी जी। ओके जी, ये भी हमारे समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया 7वें नंबर पर सत्रिया। ठीक है, सत्रिया कहां का हो जाएगा? आपका असम का, क्योंकि सबके घर की जो स्त्री होती है वो असमान होती है। 8वें नंबर पे आ गया हमारे पास कौन सा? ओडिसी। ठीक है, ओडिसी कहां का हो जाएगा जी? ओडिशा का हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? 8 शास्त्रीय नृत्य, जिनका वर्णन हमको कहां पर देखने को मिलता है? नाट्य शास्त्र के अंदर देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा करी गई जी? भरत मुनि के द्वारा करी गई। ओके जी, अगले प्रश्न के ऊपर चलते, स्वाहा। अगला प्रश्न, कौन से राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इंकार करते रहे? ये बड़ा ही अच्छा और प्यारा प्रश्न है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि राजपूतों की भी अलग अलग अंदर मतलब कि जातियां होती थी अलग अलग, जैसे राठौर राजपूत, कछुआ राजपूत, चौहान, सिसोदिया। ठीक है, अब इन राजपूतों के अंदर से जो आपके मतलब कि कछुआ जो समुदाय के जो राजपूत हैं, इन्होंने सबसे पहले मुगलों के मतलब मुगलों की जो अधीनता है, यानी उनके अंडर काम करना स्वीकार किया था। जो जोधाबाई थी वो इन कछुआ राजपूतों के अंदर ही शुमार थी, यानी जो राठौर के अंदर शुमार थे। लिखेंगे सभी साथी कि कछुआ राजपूतों ने क्या है? इन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। भाई, मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। ओके जी, फैक्ट हमारे समझ में आ गया। ठीक है, इन्होंने स्वीकार कर ली। और जो लास्ट तक नहीं माने वो कौन से थे? वो थे सिसोदिया राजपूत। सिसोदिया राजपूतों के अंदर कौन से शुमार हो गए? जो तुम्हारे राणा प्रताप है, महाराणा प्रताप है, राणा उदय सिंह है। ठीक है, और महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह। ये सारे के सारे आपके किसके अंदर? सिसोदिया के अंदर आते हैं। लाइक हम लोग क्या बोले सिसोदिया के अंदर? जैसे पहले नंबर पर तो आगे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह किसका था? महाराणा प्रताप का बाबू था, राणा उदय सिंह। ठीक है, इन्होंने भी क्या है? हार गई अकबर से, उसके अंदर कोई 2 या 3 राय नहीं है, लेकिन क्या है? इन्होंने मतलब कि अकबर के अधीन काम करना स्वीकार नहीं करा। जंगला में रह लेंगे, पहाड़ियां का लुक्की रह लेंगे, लेकिन अकबर तेरा अधीन काम नहीं कराएंगे, ये चीज इन्होंने बोली। ठीक है, सेकंड नंबर पर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर हार गया, लेकिन फिर भी क्या है? इसने मतलब कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। लास्ट नंबर पे जो तीसरे नंबर पे आता महाराणा प्रताप का जो लड़का था, जिसका नाम था अमर सिंह। ठीक है, इसने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कराया। इसने क्या था? जो अमर सिंह था, अमर सिंह ने है जो जहांगीर था, जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था। ठीक है, तो जहांगीर के साथ संधि कर ली। ठीक
ठीक है, जहांगीर के साथ इसने संधि कर ली थी, बोला मिल के काम कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फिर भी ये कभी जहांगीर के दरबार में पेश नहीं हुआ, ठीक है, ना कभी उसके दिन था, मतलब नो मिल के काम करें, लेकिन तेरा अंडर नो वो वाला काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछ ले भाई कौन से ने है, कौन सा मतलब कि सिसोदिया जो राजपूत थे उनमें से कौन सा राजा था जिसने मतलब मुगलों के साथ संधि कर ली थी, तो वो अमर सिंह था, जो कि किसका था, महाराणा प्रताप का बेटा था, ठीक है। ओके, चीजें समझ में आई। अगले प्रश्न के ऊपर चलो जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, मंगल लोकगीत किस भारतीय राज्य का पारंपरिक गीत है? मंगल लोकगीत बता दो भाई कौन सा का है, गोवा का है, महाराष्ट्र का है, उत्तराखंड का है या तेलंगाना का? मैं पानी घूट मार लूं, ठीक है, उसके बाद फिर बताते हैं अगले। शाबाश। निट पेपर पर कुछ बोलो भाई, बोलिया तो था यार परसों, मेरे बोलने से क्या होता था मैंने तो बता दो। जब तक जनता नहीं बोलेगी हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। हमारे बोलने से क्या होता है, जनता खुद कुछ करे तब कुछ बात बने। और तो और छोड़ो, आज तो हमारे शिक्षा मंत्री जी, पूजनीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है एक नई घोषणा कर दी, ये बोला कि नीट का पेपर अब आगे से ऑनलाइन होगा। अब और भी ये समझ लेना, अब देखो ऑफलाइन पेपर के अंदर तो क्या था, पेपर लीक होता है ना तो पता चल जाता है, ठीक है, और पूरा पेपर रद्द करना पड़ता है। अब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन के अंदर पहली बात तो जो 22 लाख बच्चे हैं ना, 22 लाख बच्चों का ये एक दिन पेपर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम तो देखते हैं ना, हम तो एसएससी के, आप लोगों को तो पता है, आप लोग तो एसएससी के खिलाड़ी हो, ठीक है। कभी आप लोगों के अंदर भी तो इतने फार्म भरवा जाते हैं, 22 लाख 30 लाख, कोई घना फर्क थोड़ी ना, 8 लाख का फर्क है। पहली बात तो इनसे एक दिन में पेपर नहीं होगा, ठीक है, 7 से 8 दिन में पेपर लेंगे, क्या पता 10 दिन भी लगा दे। 7 से 8 दिन 10 दिन शिफ्टों का खेल चलेगा, शिफ्टों का खेल होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें फिर वो घपला होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ऑनलाइन के अंदर कोई पेपर लीक होया तो उस चीज को दबा देंगे, कह देंगे सेंटर से लीक हुआ था, मैंने सेंटर का रद्द कर दिया, बात खत्म, ठीक है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ऑफलाइन के अंदर कम से कम पूरा पेपर तो रद्द होता था, यानी कि ऑफलाइन पेपर आपका ऑनलाइन से ज्यादा बेटर ऑप्शन था। लेकिन अब कहने लग रहे हैं कि अब से आगे से जो परीक्षा होगी नीट की वो ऑनलाइन लेंगे, कंप्यूटर बेस लेंगे। ये हमारे शिक्षा मंत्री जी का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बयान आया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, देख लो भाई, मतलब मठ मारना है बच्चा का सुथरी डाल। ये हमारा एक ऐसा देश है जिस देश को ये चिंता नहीं कि जो देश का भविष्य है सिर्फ इलेक्शन जितवा दो, हमको चुनाव जितवा दो, ठीक है, उसके ऊपर हम सब कुछ कर देंगे बस। पढ़ाई क्या चीज है, पढ़े लिखे तो हम खुद भी नहीं है यार, तुम लोग पढ़ लिख के क्या झंडे गाड़ोगे, सोचो यार। लेकिन यार नीट जैसे पेपर के अंदर तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। आप खुद सोचो यार कि वो व्यक्ति आगे डॉक्टर बनना है, ठीक है, और आज कोई धांधली करके मान लो बन भी गया, वो क्या इलाज करेगा भाई? और मान लो जिसने लीक कराया कल को तेरे कोई हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ गया, और वही भगवान कर्मों का फल तो देगा, और वही जो तूने लीक करके लगवाया था वही डॉक्टर आ गया, तेरा ऐसा इलाज कर दिया, आंतड़ी कोई सी कहीं पे जोड़ देगा, टाँग के क्या पता कहाँ का दरवाजा बंद कर देगा, सुबह आते हुए भी दिक्कत आएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड, हाथ में क्या बचा? ओनली खंड। खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। तो उत्तराखंड के अंदर क्या मंगल लोकगीत है, ये आपका फेमस है। तो इसको कैसे याद रखोगे? उत्तराखंड, आपको देखो उत्तराखंड है पहाड़ी इलाका, ठीक है, और पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग क्या है, अपनी मंगल कामना यानी भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं पहाड़ों के अंदर, यानी उत्तराखंड। ओके जी, चीज हमारे समझ में दिमाग के अंदर घुसे नहीं, बिल्कुल घुसी। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर ये खुदेड़, ठीक है, खुदेड़, खुदेड़ का मतलब हो गया खुदेड़ना, ठीक है, यानी कि खोदना। आप लोगों को पता ही है पहाड़ों को क्या अक्सर हम लोग खोदते हैं, तो ये भी आपका कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। एक आपका होता है जोड़ा, ठीक है, जोड़ा का मतलब हो गया आपका जोड़ा, ठीक है, हम लोग तो क्या पहाड़ों के अंदर जोड़ा उठा के चले जाते हैं, जोड़ा से बढ़िया जोड़ा। तो ये दोनों के दोनों भी हमारे कहां के लोकगीत हैं? उत्तराखंड के लोकगीत है। ओके जी। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर आपसे फेस्टिवल पूछ ले तो कौन सा आपका है? सबसे इंपॉर्टेंट है लावणी। लावणी को कैसे याद रखो? लय से लावणी, लय से लव। लव कहां पर होता है? लव फिल्मों के अंदर होता है। फिल्में कहां पर है? मुंबई के अंदर है। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। लावणी कहां का हो जाएगा? महाराष्ट्र का, कभी भी नहीं भूलोगे। ओके जी। इसके अलावा कोहली, कोहली भी कहां का है आपका? महाराष्ट्र। कैसे रखोगे? कोहली, विराट कोहली कहां पर रहता है? मुंबई के अंदर। इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, ठीक है। गोवा का आप लोगों को मैंने बताया ही था, मांडो। एक तो था मांड, मांड तो कहां पर? राजस्थान के अंदर। मांडो कहां का था? गोवा का। कैसे याद रखोगे? आप हनीमून के ऊपर शहद का चांद बनाने के लिए गए हुए गोवा के अंदर, आप लोग क्या बोलते? बेबी आप प्लीज ऐसे ऐसे दिल मांडो रेत के अंदर, ठीक है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गया। आगे चले, चलो जी।
अगला प्रश्न आता है, गुरुवायूर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? देखो गुरुवायूर, आप लोग अपना गुरु किसको बनाते हो? भाई जिसको आप लोगों से थोड़ा फालतू ज्ञान हो, आप लोग उसी को अपना गुरु बनाओगे, ठीक है। और जिसके पास फालतू ज्ञान है, वो फालतू ज्ञान किसके पास होता है? जिसके पास जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत के अंदर में कहां पर देखने को मिलते हैं जी? केरला के अंदर देखने को मिलते हैं। तो केरला के अंदर ही कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा जी? गुरुवायूर हो जाएगा। हर शिफ्ट के अंदर, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट के अंदर ये गुरुवायूर दिखने लग रहा है। पेपर के अंदर गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके अलावा केरला के अंदर और कौन सा था? त्रिशूरपुरम। कौन सा था? त्रिशूरपुरम, ठीक है। कैसे याद रखोगे? भाई जिसके पास ज्ञान का त्रिशूल है ना, वो पूरा पूरा ही अंदर उतार देता है भाई त्रिशूल को, ठीक है। तो त्रिशूरपुरम यानी त्रिशूल पूरा पूरा अंदर कौन उतार देता है? जिसके अंदर पूरा ज्ञान का भंडार हो। ओके जी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर कौन कौन से त्योहार? एक तो खर्ची पूजा, ठीक है। कैसे याद रखोगे? भाई पूजा के अंदर क्या खर्चा, हर एक व्यक्ति क्या सोचता है? पूजा के अंदर मैं पूरा खर्चा करूं, ठीक है। यानी खर्ची पूजा कहां पर होगी? खर्ची पूजा आपकी त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा के अंदर पूरा, मैं तो क्या है, पूरी की पूरा 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 जो पैसा है वो पूजा के अंदर खर्च कर दूंगा। ओके जी, ये चीजें भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा गरिया, कौन सा आपका? गरिया, गरिया भी हमारा कहा जाए त्रिपुरा का। भाई तना गिरना है ना, तो पूरा पूरा गिर। अगर आधा शरीर गिरना तो अपाहिज हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई संभालने वाला भी नहीं आएगा। गुजरात के अंदर कौन सा होता है हमारे पास? एक तो नवरात्रि सेलिब्रेट होती है जी, बिल्कुल जी। डांडिया होती है, कहां पर? गुजरात के अंदर होती है जी। एक आपका उत्तरायण, उत्तरायण क्या जी? गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल है जिसके ऊपर पतंग उड़ाते हैं। उत्तरायण है, सेलिब्रेट कब होता है? 14 जनवरी को जी, ठीक है। इस टाइम क्या होता है? आपका जो सूर्य देवता होता है वो उत्तर दिशा के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गर्मियों का आगमन आप लोगों का शुरू हो जाता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलें, चलो जी। असम का आप सभी को पता है बिहू हो गया, बहुएं सबके घर में असमान होती हैं, ठीक है। बिहू कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, भी पहले कर चुके हैं। इसके अलावा अंबुबाची मेला, ठीक है। अंबू का मतलब हो गया आम, आम भी क्या होते हैं? सबके असमान होते हैं, किसी का बड़ा आम, किसी का छोटा आम। ओके जी, आगे चलते हैं। 14वीं सदी में गड्डी गडरियों की जनजाति कहां रहती थी? बड़ा अच्छा प्रश्न। 14वीं सदी का मतलब समझते हो? 14वीं सदी का मतलब है 1301 से लेकर 1399 तक के जो साल है 14वीं सदी के अंदर आते हैं। तो इस टाइम जो गड्डी गडरिये थे, इनकी जनजाति कहां पर रहती थी? तो ये सारे के सारे गडरी आपको पता पहाड़ों के अंदर रहते थे, यानी पश्चिमी हिमालयों के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, चोल साम्राज्य में भू राजस्व के लिए किस शब्द का? भू राजस्व का मतलब होता है जो जमीन के ऊपर जो तुम्हारा टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को क्या बोलते थे? ये प्रश्न पूछा है, जल्दी बता दो फटाफट से, मैं पानी की घूंट मार लो। बोलने सर गला ज्यादा सूखा है। ओहो हो, बेहतरीन अदाकारी, कलाकारी, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ दे प्रिया का पेंडा। भाई तुम लोग थोड़ा वो क्यों नहीं होगे सोचते यार? जो तुम ये देखो, प्रेम करो अच्छी बात है, लेकिन प्रेम ऐसी लड़की से करो जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, ठीक है। ऐसी लड़की के साथ प्रेम मत करो जो आपका टाइम खराब करे, ठीक है। कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं, बेबी फोन मत काटना, कुछ कुछ तो यार मैंने इसी से भी देखे हैं। मतलब सुबह फोन मिला लेंगे, ठीक है भाई, वो लड़का है या लड़की है, ए बी, इन आपस में फोन मिला लिया, ठीक है। मतलब कुछ बात भी कौन करनी, बस तुम फोन को ऑन रखो, मुझे तुम्हारे होने का एहसास होता रहता है बेबी, बस तुम फोन को ऑन रखो। भाई मतलब क्या, मन तो न लगे जियो बनाया ही इन लोगों के लिए है। इससे तो बढ़िया पहले वाला युग था, जब मतलब एक बार फोन मिला तो उसी में कटक देसे 1 रुपया कट जाता था। मेरे पर गरीब व्यक्ति तो नु फोन मिलागी और नु काट दिया करता पहला है, ताकि अगला व्यक्ति फोन मिला ले रुपया कटने था बच जावे। और आज का दिन में ऐसा युग आ रहा है, अनलिमिटेड कॉल आ रही है, फ्री लागे रहोगे कान्ना का। मतलब कोई बात भी कौन करनी, मुझे बस तुम्हारे होने का एहसास होता रहता है। अरे तो इतना एहसास लेना है, इकट्ठे आए जाओ, एक कमरा कम है, फोन पर क्या एहसास हुआ था? सारा दिन वीडियो कॉल ही करना है। युग देखे मैंने वीडियो कॉल का, रोटी बना दौड़ी भी छोरी लुगाई वीडियो कॉल। हाँ बीबी हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो गोल गोल फुलके बना रही हूँ, शादी के बाद भी तो बनाऊंगी ऐसे ही। अच्छा दिल शेप की रोटी बनाऊं, ये लो बेबी दिल शेप की रोटी बनाते हूँ, बेवकूफ। तो भू राजस्व है
इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो भू राजस्व के लिए कदमाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। कदमाई का मतलब कदम, जहां जहां तुम्हारे कदम पड़े भूमि के ऊपर वहीं पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका कदमाई टैक्स होता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, इसके अंदर क्या होता था? किसान है वो जो भी उपज पैदा करने लगे रहे, गेहूं हो गए, धान हो गए, ठीक है, यानी उसके अंदर से उसको कुछ हिस्सा है सरकार को देना पड़ता था, उसको कदमाई टैक्स बोलते थे। ठीक है, यानी कृषि भूमि पर टैक्स लिया जाता था। एक तरीके से आपसे दूसरे तरीके से पूछ सकता है, कृषि भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था चोल साम्राज्य के दौरान, उसको क्या बोलते थे जी? कदमाई बोलते थे। ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, वेट्टी क्या होता था? वेट्टी होता था जबरन श्रम। ये भी चोल साम्राज्य के दौरान होता था, जबरन श्रम। जबरन श्रम का मतलब जैसे मान लिया कि तुम लोग टैक्स नहीं दे पाए, ठीक है, तो तुम लोगों से क्या जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाएगी, महल के अंदर मजदूरी करवा ली या तुमको नौकर बना लिया, कुछ भी करवा लिया, मतलब जबरदस्ती तुमसे तुम्हारे टैक्स की वसूली करवाई जाएगी, उसको बोलते थे वेट्टी। ओके जी, एक और था चोल साम्राज्य के दौरान उपकर। उपकर किसको बोलते थे? जो भी आप लोग अपने खेत के अंदर जो सिंचाई करोगे, ठीक है, और सिंचाई के लिए अगर तुम सरकारी तालाब को यूज करते हो तो तालाबों से जो पानी लिया जाता था, ठीक है, तो तालाबों से जो पानी लेकर सिंचाई की जाती थी, ठीक है, उसको क्या बोलते थे? उसको उपकर बोलते थे। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा चोल साम्राज्य की कल हमने बात करी ली थी। जो फेमस राजा कौन से थे? राजा राज चोल प्रथम, जिन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर, जो कि हमें कहां पर? तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इनका जो बेटा था उसका क्या नाम था? राजा राज आपका प्रथम था। ठीक है, और उन्होंने क्या करवाया था? सॉरी, राजा राज नहीं, राजेंद्र चोल। पहला राजा राज तो हो गया जिसने बृहदेश्वर मंदिर। राजेंद्र चोल को किस नाम से? उन्होंने गंगा के ऊपर विजय प्राप्त करी, यानी गंगे कोंड के नाम से जाना जाता था। याद आया नहीं? जी बिल्कुल। इसके अलावा चोल साम्राज्य के अंदर दो सभाएं होती थी, एक उर होती थी, एक सभा। ठीक है, उर किसकी होती थी? सामान्य नागरिकों का ग्रुप होता था। सभा किसकी होती थी? जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे उनका ग्रुप होता था। पिछली क्लास के अंदर बताया था जी, बिल्कुल जी। आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने के लिए संघ के कर्तव्य से संबंधित? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। ये क्या है बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति? जैसे मान लिया, मतलब प्रश्न समझो एक बार, तो प्रश्न ये दिया गया है, अगर कोई बाहर से अटैक होता भारत के ऊपर या देश के अंदर कोई दंगा फसाद होता है, तो उस केस में जो जनता है, जनता की रक्षा करने का कार्य किसका होगा? संघ का होगा। संघ का मतलब हो गया जो केंद्र सरकार है उसका ये कर्तव्य होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें किस अनुच्छेद के अंदर देखने को मिलती है? तो ये अनुच्छेद नंबर 355 के अंदर हमको ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, वो इसके अंदर 352 ठोके आते हैं। ठीक है, फिर घर पे आगे रोते जी हमारा गलत कैसे हो गया? हमने तो ठीक कह रहे थे, क्योंकि पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं, बाहरी आक्रमण देखा 352 ठोक देंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन के अंदर भी पूरे को ध्यान से देखो। अगर सिंपल प्रश्न आता कि बाहरी आक्रमण की वजह से जो आपातकाल लगता है, ठीक है, बाहरी आक्रमण की वजह से जो आपातकाल लगता है वो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगता है। ठीक है, आंतरिक अशांति की वजह से जो आपातकाल लगता है वो आपका अनुच्छेद नंबर 356 के तहत, मतलब ये भी इसी के अंदर आंतरिक अशांति भी, ये 352 के तहत ही है। ठीक है, लेकिन ये जो आंतरिक अशांति है, अब इसका रूल बदल दिया गया है। अब इस आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब, क्योंकि इंदिरा गांधी ने है जब एक तीसरी बार जब हमारे देश के अंदर आपातकाल लगा था, याद करो 1975-76 के अंदर, तो उस टाइम इंदिरा गांधी ने इस आपातकाल का गलत प्रयोग कराया था। उन्होंने क्या बोला कि देश के अंदर अशांति हुई है क्योंकि उनको गद्दी नहीं छोड़नी थी, इस वजह से उन्होंने आपातकाल लगा दिया। ठीक है, ताकि गद्दी मेरे पास बनी रहे, हमारी सरकार गिरे नहीं। ठीक है, बाद में जनता का विरोध हुआ तो बाद में उनको सरकार छोड़नी पड़ी, यानी सत्ता छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद जो आपकी सरकार बनी उसने क्या इस रूल के अंदर चेंज कराया कि हम इसको आंतरिक अशांति नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र का मतलब कोई हथियार लेके विद्रोह करने लग रहा है। जैसे मान लिया भाई पूरा कोई भी राज्य, जैसे मध्य प्रदेश हो, पूरा मध्य प्रदेश है, उड़े के सारे लोग पुलिस बंदूक लेके खड़े हो, बोले हम तो भारत पर कब्जा कराएंगे, हम तो भारत तक न्यारे होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। तो ऐसी केस के अंदर जो आपातकाल लगता है वो हमारा आंतरिक की वजह, उसको सशस्त्र विद्रोह बोला गया है। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आया, दिमाग के अंदर घुसा नहीं घुसा, घुसना भी चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि बड़े ही प्यार से और तहजीब से तुम लोगों को बताने लग रहा हूं। सीख लो पार्थ, सीख लो। ठीक है, ये दिन बार बार नहीं आएंगे। ये तुम जो कमेंटों के अंदर गदड़ लग रहे हैं ना, दिल भेजने रही हैं, और ये दिल यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अंत में क्या पूछा जाता है कि तुम्हारे पास पैसा कितना है? पेट्रोल डीजल के दाम भी तो बढ़ गए आज 3-3 रुपए, सीएनजी भी तो 2 रुपए बढ़ गई। बोला भी तो था पोस्ट डाल के कि इलेक्शन के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, बोला था नहीं बोला था? लेकिन बढ़ाए थोड़े लेट। मुझे तो ये उम्मीद थी इलेक्शन से 2 ही दिन बाद बढ़ा देंगे, 15 दिन बाद बढ़ाए हैं।
कोई बात नहीं, बढ़ने दो 3-3 रुपये महंगा हो गया है, थोड़े दिनों में और भी तुम्हें झटके दिखेंगे, टेंशन ना लो, क्योंकि देश की स्थिति अभी खराब हो चुकी भाई। कोई भी अगर आप नो सोचो देश का उच्चतम व्यक्ति बोलने लगे रहा ना कि सोना मत खरीदो, तो इसका मतलब समझने लग रहे हो कि सिचुएशन खराब है। ठीक है, व्यक्ति ये बोलने लगे रहा पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करो, इसका मतलब क्या है, सिचुएशन खराब है, हाथ से जा चुकी है सिचुएशन। अभी तो महंगाई भी बढ़ेगी, अभी तुम टेंशन ना लो, महंगाई भी बढ़ेगी, वर्क फ्रॉम होम करवाने लग रहे हैं, कोरोना वाला जैसा सिस्टम होगा, तुम टेंशन ना लो, थोड़े दिन रुको तुम। कॉलेज, दिल्ली सरकार ने तो आदेश भी दे दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कॉलेज हैं, कॉलेजों की कक्षाएं ऑनलाइन लगाओ। ठीक है, हफ्ते के अंदर 2 दिन है, मेट्रो का प्रयोग करके आओ, सोमवार को साइकिल पे आओ। ठीक है, और ना 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो सबको, सोमवार वाले दिन मेट्रो का प्रयोग करो, साइकिल करके आओ। देखो क्या होगा। तो ये था भाई, ये चीजें समझ में आई जी, बिल्कुल आई। अब क्या था, मैं कहां पर पहुंचे जरा, ये हो गया 352। फिर आता अनुच्छेद नंबर 356। 356 के तहत क्या है आप लोगों का, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। ठीक है, अगर कोई भी राज्य की सरकार गिर जाती है, वहां की सरकार अच्छे से काम नहीं करने लग रही, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अनुच्छेद नंबर 360 के अंदर क्या था, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब अगर हमारे देश की जैसे अब जो हालात है, ये वित्तीय आपातकाल ही है हमारे देश के अंदर। ठीक है, लगाना बाकी है, बस हालात ऐसी ही हैं, पैसे की दृष्टि से लो कंडीशन। मेरे को ये नहीं समझ में आने लग रहा हमारा पैसा जाने कहां लग रहा है यार। इतना हर साल करोड़ों के अंदर, साल तो छोड़ो हर महीने करोड़ों के अंदर जीएसटी कलेक्ट करती है सरकार, करोड़ों नहीं अरबों के अंदर, समझो अरबों के अंदर इनकम टैक्स आने लग रहा है, वो पैसा जाने कहां लग रहा है, कितना टोल टैक्स आने लग रहा है, कितने चालान काटते तुम, चालानों के पैसे आने लग रहे हैं, ताजमहल को जो देखने जाते हो वहां से इनकम आने लग रही है। ठीक है, आप कोई लाल किला देखने लग रहे हो, वहां से इनकम आने लग रही है भाई। तो पैसे जाने कहां लग रहे हैं, ये नहीं समझ में आने लग रहा है यार मेरे को तो अभी तक। तो 360 क्या होगा हमारे पास, वित्तीय आपातकाल हो गया, यानी पैसों की दृष्टि से हमारे देश में कमी होगी। तो ऐसे केस के अंदर ये लगता है ओके जी, चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी जी, बिल्कुल घुस गई। ठीक है, और ये जो सशस्त्र विद्रोह था ये ऐड कब कराया गया था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 4+4 आपका 8, यानी कि 1978 के तहत क्या है, ये हमारा ऐड कराया गया था भारतीय संविधान के अंदर। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चले चलो जी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का नाम आ जाए तो आंख खोल के पश्चिम बंगाल ठोक देना। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार निम्नलिखित में से किस आयोजन के साथ शुरू होता है। सबसे पहले कौन सा आयोजन होता है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो महालय, महालय नाम का है आपका आयोजन होता है, उसी के साथ क्या दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। पोइला बैशाख, क्या पोइला बैशाख, पैसे पोइला पैसे पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का न्यू ईयर फेस्टिवल यानी नए साल का त्योहार, यानी पश्चिम बंगाल में जब भी नया साल आता है तो नए साल के जो आगमन की जो शुरुआत हो किससे की जाती है, पोइला बैसाख नामक त्योहार बना के की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई दिमाग के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कारक लागत में शामिल किया जाता है। कारक लागत का मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट है, इसके रूप में किसको शामिल किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब समझते हो, फैक्टर कॉस्ट कारक लागत का मतलब होता है जो तुम्हारे मेनली लागत लगने लग रही है, सिर्फ उसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। केवल उत्पादन कर नहीं, कर तो है ही नहीं, टैक्स तो है ही नहीं भाई, ये टैक्स थोड़े ना है, ये तो लागत है। केवल उत्पादन के कारकों को भुगतान, बिल्कुल सही है, जो हम लोग उत्पादन करने लगे हैं उसके लिए जो भुगतान, जैसे मान लिया भाई मेरी कोई फैक्ट्री है, मान लिया मेरी सोलर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री है। अब उस सोलर प्लेट जो हम लोग बनाने लगे रहे तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जो एल्यूमिनियम हो गया या फिर और भी जो सेमीकंडक्टर हो गया, हमें उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी सेमीकंडक्टर एल्यूमिनियम के ऊपर जो मेरा पैसा लगने लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, उत्पादन के कारक हैं। मतलब उत्पादन का कारक क्या, मतलब सेमीकंडक्टर चाहिए मुझे, यानी सेमीकंडक्टर के ऊपर जो मेरा पैसा लगने लग रहा है उसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, घुसनी भी चाहिए भाई, इजी सा। आगे चलते अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की हत्या उसके सरदारों ने की थी। यह प्रश्न पूछा है, 2 ऑप्शन दिए गए तो दोनों के दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट है, दोनों मुगल सम्राटों की हत्या है उसके सरदारों ने की थी। एक जमाने के अंदर मुगल सल्तनत का इतना खौफ होता था कि उनका नाम भी सुन जाता था ना तो अगले व्यक्ति का पेशाब निकल जाता था। लेकिन फिर समय बदलता, आप सभी को पता है समय बदला, ऐसा समय आया कि जो मुगल बादशाह होते थे उनको कोई पूछता भी नहीं था, इनके जो मतलब कि वजीर होया कर दे वो इनको ठोक दिया कर दे।
सेम मामला फर्रुखसियर जो आपका मुगल सम्राट बना इसके साथ होया। फर्रुखसियर था तो इसका जो मतलब जिसने इनको सम्राट बनाया था वो थे सैयद बंधु, और ये मैंने करवा भी रखे हुए हैं आप लोगों का मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, चेक कर लेना बैच के अंदर। सैयद बंधु थे, ठीक है। इन्होंने क्या था 1719 की ये बात है, 1719 के अंदर सैयद बंधु के द्वारा ही, मतलब 1719 से पहले की बात है, उस टाइम में फर्रुखसियर को गद्दी के ऊपर बिठाया गया था। फर्रुखसियर ने सैयद बंधु की बात मानने से मना कर दिया, ठीक है। तो सैयद बंधु ने इसको ठिकाने लगा दिया, इसकी हत्या कर दी गई और खुद गद्दी के ऊपर बैठ गए। ओके जी, सैयद बंधु पूछ ले थे कौन, एक अब्दुल्ला खान एक हुसैन अली, इन दोनों को सैयद बंधु बोलते थे, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, अब्दुल्ला खान प्लस जो हुसैन अली का जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम लोग क्या बोलते थे जी, सैयद बंधु बोलते थे। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। दूसरा आता आलमगीर द्वितीय। आलमगीर किसको बोला गया, औरंगजेब को बोला गया, औरंगजेब ने अपना निकनेम आलमगीर बना रखा था। सेम इसके साथ होया, इसका जो वजीर था उस वजीर का क्या नाम था, उसका नाम था इमाद उल हुल्क, ठीक है। उसने इसको ठोक दिया, इसका जो वजीर था, ठीक है, वजीर का नाम था इमाद उल हल्क, उसने इसको ठोक दिया, ठीक है। सेम वही कहानी यहां पर हुई, उसको भी गद्दी चाहिए थी, तो ये मतलब कि गद्दारी बढ़ने लगी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भारतीय संविधान के भागों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बिल्कुल टुच्चा प्रश्न है। भाग नंबर 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यानी जो हमारा संघ है, यानी कि जो हमारा पूरा देश है, मतलब संघ किसको बोला है, जो राज्यों का ग्रुप उसको संघ बोला गया। यानी जो भी हमारा संघ है, ठीक है, उसके अंदर जो भी राज्य क्षेत्र है, यानी हमारे देश के अंदर कौन से हिस्से, कौन से क्षेत्र, उसके बारे में वर्णन हमें किसके अंदर, भाग नंबर 8 के अंदर मिलता है जी, बिल्कुल सही बात है। भाग नंबर 9 के अंदर क्या हमें सहकारी सोसाइटियां मिलती है, याद करो। भाग नंबर 9 के अंदर क्या था, पंचायतों का वर्णन था, अभी तो करवाया था 2 दिन पहले। अरे भाग नंबर 9 के अंदर क्या था, IX लिखवाया था, पंचायतों का वर्णन था, याद करो, ठीक है। भाग नंबर 9 का जो A पार्ट था उसके अंदर किसका वर्णन था जी, नगर निगम का वर्णन था, याद करो जी, बिल्कुल था। और भाग नंबर जो 9 का B था उसके अंदर क्या था, जो सहकारी सोसाइटियां हैं इनका वर्णन था, ठीक है। तो ये 3 ही मतलब ये टोटल 3 ही पार्ट है इसके, ऐसे भाग नंबर 9 का A, 9 का B, ठीक है। तो भाग नंबर 9 के अंदर सहकारी सोसाइटी थोड़े ना है, भाग नंबर 9 के अंदर तो पंचायत है, 9 का B पार्ट के अंदर सहकारी सोसाइटी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ओनली A करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न मल्टीपल टाइम आया सहकारी सोसाइटी वाला, पक्का रट लेना, तुम लोग गलती करके आओगे, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। लार आना और वमन, वमन किसको बोलते हैं, उल्टी को बोलते हैं, ठीक है। जी में चलाना, उल्टी डालना, उसको वमन बोलते हैं। तो लार आते ऐसे, वमन हो गया जैसे अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक को बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन, यानी जो तुम्हारी इच्छा से नहीं होती। अब जैसे मान लिया अब हम लोग सांस लेते हैं, क्या तुम अपनी इच्छा से लेते हो? अभी जैसे मैं तुमको पढ़ाने लग रहा हूं, तुम लोग पढ़ने लग रहे हो, ऑटोमेटिक सांस की प्रक्रिया चलने लग रही है, हम लोगों को कोई अलग से सोचना नहीं पड़ता, बस सांस भी लेना है, ऑटोमेटिक चल रहा है, ठीक है। कोई स्विमिंग करता हो फिर तो भाई सोचना पड़ता है, सांस रोकना है वगैरह वगैरह, बाकी तो ऑटोमेटिक चलता है। हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, ऑटोमेटिक, ये तो को नहीं बता, हम सोचो दिल धड़कना बंद हो जा रहा हो गया, तो कौन नहीं होता, अब ऑटोमेटिक यानी अनैच्छिक क्रिया तुम्हारी इच्छा के बिना चलने लग रही है। तो ये सारी चीजें जो हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग है, दिमाग का कौन सा हिस्सा, जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क मतलब जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, यानी जो पिछला हिस्सा है दिमाग का, इसके द्वारा कंट्रोल होती है सारी की सारी चीजें। अब ये जो हिंड ब्रेन से जो कंट्रोल होती है, अब इसके अंदर भी पूछा है भाई हिंड ब्रेन के अंदर भी कौन सी चीज है जो कंट्रोल करती है, तो हिंड ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लंगटा नाम की चीज होती है, जिसको हाइपोथैलेमस भी बोल देते हैं। इसके द्वारा ये सारी की सारी, ओ सॉरी गलत लिख रखा है, हाइपोथैलेमस मतलब हिंदी के ऑप्शन इसने गलत लिख दी है टाइपराइटर ने, ठीक है। मेडुला को मेडुला ही बोलते हैं हिंदी के अंदर, मेडुला ओब्लंगेटा होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये ऊपर था, परमस्तिष्क, सेरेब्रम, पोन्स गलत लिख गया, सारा गलत लिख दिया, सेरेब्रम अलग हो गया, परमस्तिष्क ऑप्शन मतलब इन्हें गलत कर दिए, ठीक है। समझ जाओ तुम, इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई जी, बिल्कुल आई। अब इसके अंदर क्या है, जैसे एक तो वमन, वमन का मतलब तो क्या हमारे पास उल्टी, लार आप सभी को पता लार होगी, जैसे अर्धे धड़कना हो गया या और भी, ये सारी हमारी इसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो आप समझ जाओगे, हार्ट बीट पूछ ले वगैरह वगैरह जी, बिल्कुल ये चीज है। अब पूछा था पोन्स, पोन्स है किसका पार्ट है, ये भी हमारा जो पिछला ब्रेन है ना, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का ही पार्ट है पोन्स, तो इसको भी याद रखना, आपसे पूछा था मल्टीपल, पोन्स किसका पार्ट है, हमारे पिछले ब्रेन का है। सेरेब्रम पूछ ले हुए, सेरेब्रम होता है, देखो सेरेब्रम को परमस्तिष्क बोलते हैं हिंदी में, सेरेब्रम होता है हमारा ये अगले वाला, जो हमारा अगला जो ब्रेन हो ना, सामने वाला ब्रेन, इसको परमस्तिष्क, ये मेनली किसका, आप देखो कोई भी चीज याद करनी आप ऐसे करते हैं ना किताबों के अंदर से याद, तो हमारा दिमाग सामने से देखने लग रहा है, ठीक है। तो याददाश्त का जो काम हो गया, ठीक है, याददाश्त शक्ति होगी, स्मरण शक्ति होगी, याद करने की पावर होगी, सारा किसके दिन काम होता है, सेरेब्रम के द्वारा होता है। ओके जी। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस हो गया आपका शरीर का तापमान कंट्रोल करना, ठीक है, शरीर का कितना तापमान वगैरह वगैरह चलने लग रहा है, सारी चीज को मेंटेन रखना, ये सारा कौन करता है,
हाइपोथैलेमस करना, भूख लगना वगैरह वगैरह हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ओके जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी बिल्ली है बिग कैट की प्रजाति दहाड़ नहीं सकती? बड़ी बिल्ली बिग कैट कौन सी है? बड़ी बिल्ली, ये चित्ते चाते तेंदुए तांदुए सारे कौन सी इसके अंदर आते हैं? बिग कैट। ये मेनली जो चित्ते वगैरह तो होते हैं जो भी ये दहाड़ते कैसे हैं? एक हमारे यहाँ पर होते हैं एक हायोड। जब मैंने आप लोगों को बायोलॉजी करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको एक बोन करवाई थी, एक हड्डी करवाई थी, इसको हिंदी में भी आयोड ही बोलते हैं। एक आयोड बोन होती है, एक आयोड हड्डी होती है हमारे यहाँ पर गले के अंदर, ठीक है। तो जिसके गले में वो आयोड बोन होती है ना तो वो दाड़ नहीं सकता भाई, ठीक है। जिसके गले में नहीं होती यानी छोटी होती है वही दाड़ सकता है। ये अपनी अपना गला में आयोड बोन है वो बड़ी है, आप ही कौन दाड़ सकते? शेर दाड़ सकते, ठीक है। और जो अपने ये अगर और हो गए जो और जानवर हो गए, ठीक है, जो उनसे दहाड़ नहीं सकते वो नॉर्मल नो बिल्ली दाड़ नो किलकी मारी जाएंगे। ओके जी। अब कौन सा जो कि दाड़ नहीं सकता? तो चित्ता। ऑप्शन नंबर हमारा डी का चित्ता गया, चित्ता दाड़ नहीं सकता, ठीक है। चित्ता हो गया आप लोगों के पास, एक हिम तेंदुआ हो गया, आपको ऑप्शन में आएगा हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ भी नहीं दाड़ सकता। पुम्मा सुना हुआ, पुम्मा के जूते, ठीक है, तो पुम्मा भी नहीं दाड़ सकते। तीन जानवर है जो कि नहीं दाड़ सकते, ठीक है। बाकी सारे तेंदुआ, बाघ, जैगुआर ये सारे दाड़ सकते हैं। ओके ओके जी। अगला प्रश्न आता है, अकबर के काल में भूमि निरीक्षण में कठिनाइयों के कारण निम्नलिखित में से किस प्रांत में जब्त व्यवस्था लागू नहीं हुई थी? ये थोड़ा डीप प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। एग्जाम अंदर थोड़ा चंट होता था। जब्त व्यवस्था ये क्या थी? मैंने आप लोगों को बताया था अकबर ने है भूमि से जो मतलब राजस्व वसूली की जो प्रक्रिया थी उसके लिए एक व्यवस्था लागू करी थी जिसका नाम था जब्त प्रणाली। जब्त प्रणाली थी क्या? मेनली आप लोगों की जो टैक्स कलेक्शन की प्रणाली थी, भूमि से जो टैक्स वसूला जाता था, ठीक है, उसको हम लोग जब्त प्रणाली बोलते थे। इसके तहत क्या होता था? इसके तहत ये प्रणाली का इंट्रोडक्शन कराया था टोडरमल ने। टोडरमल कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री था, ठीक है। कौन था? राजस्व मंत्री। टोडरमल क्या बोला कि इस भूमि को हम लोग नापेंगे, पहले क्या करेंगे? इसका नाप लेंगे, इसको मापेंगे और मापने के बाद ही हम लोग टैक्स डिसाइड करेंगे इसके ऊपर। इसी प्रणाली का नाम दिया गया जब्त प्रणाली। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी प्रणाली थी जिसके अंदर भूमि को नापने के बाद उसके ऊपर टैक्स लिया जाता था? तो वो थी हमारे पास जब्त प्रणाली, जो कि अकबर के द्वारा चलाई गई थी। उसका राजस्व मंत्री था टोडरमल, उसने प्रणाली बनाई थी। लेकिन दो हिस्से ऐसे थे, कौन कौन से? एक तो हमारे पास बन गया बंगाल और एक बन गया हमारे पास गुजरात। इनके अंदर थोड़ी बहुत दलदली भूमि थी और थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ वाला एरिया था और अकबर ने इनको काफी लेट जीता था। जैसे गुजरात तो बिल्कुल ही लेट जीता, मैंने बताया था ना, मैं गुजरात के टाइम पर तो अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। तो ये ऐसे हिस्से थे जिनके ऊपर मतलब थोड़ा इनका कंट्रोल भी कम था और भूमि भी दलदली थी। तो यहां पर क्या था? जब्त प्रणाली, यानी कि भूमि को नापना इतना आसान काम नहीं था। बंगाल और गुजरात ऐसे समझ लो, ये भारत का मैप है, यहां पर आपका बंगाल है, यहां पर गुजरात है, जो दोनों कॉर्नर है इनको मापना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए यहां पर क्या आपकी जब्त प्रणाली है इतने अच्छे से लागू नहीं हो पाई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, चले आगे। बिल्कुल अकबर के टाइम पर ही एक व्यवस्था थी जिसका नाम था मनसबदारी। याद करो, ठीक है। मनसबदारी क्या होती थी? मनसबदारी आपसे पूछा था, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट करी गई? अकबर के द्वारा। इसके तहत आपके मनसबदार बनाए जाते थे, ठीक है। मनसबदारी की रेंज कौन सी थी? 10 से लेकर 10,000 तक की, ठीक है। इसके अंदर होता क्या था? इसके अंदर जैसे मान लो आपको 10,000 मनसबदारी मिल गई और मतलब 5,000 से जो नीचे की मनसबदारी होती थी वो तो आंडू पांडू किसी को भी दे दी जाती थी। 5,000 से 10,000 के बीच की जो भी मनसबदारी होती थी ना, वो सिर्फ जो शाही लोग होते थे ना, यानी जो सिर्फ राजा के परिवार से बिलोंग करते थे, सिर्फ उन्हीं को दी जाती थी। इसके अंदर जैसे आपको घोड़े वगैरह, कितने सैनिक घोड़े पर चल रहे हैं, कितने वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से होती थी। जो भी सारी टैक्स कलेक्शन होती थी वो उसी बंदे को करने पड़ती थी। सबसे जो बड़ी मनसबदारी अकबर के समय पर मिली हुई थी वो राजा मानसिंह को मिली हुई थी, ठीक है। मानसिंह के पास थी 9,000 मनसबदारी थी मानसिंह के पास, ठीक है। सबसे बड़ी जो मनसबदारी थी, अकबर ने शासन को बहुत अच्छे से मतलब कंट्रोल किया था। और जो अकबर ने जो भूमि को नापने की प्रणाली अपनाई थी ना, वही प्रणाली आज तक चलती आने लग रही है। आप ये देखो अपने देश का कितना विकास हो लिया, आज तक अपने वालों के अंदर मतलब इतना भी दिमाग नहीं है भाई इस प्रणाली को हम लोग बदल लें। अभी भी आप लोग देख लेते हो जितने पटवारी लगे हैं या जो भी पटवारी लगते हैं, उर्दू भाषा के अंदर काम चलता अभी तक उनका। मतलब उस प्रथा के अंदर ये आपने मरले, एक भूमि के अंदर कितने गज हैं, कितने मरले हैं, फलाना वो नंबर, खेवट संख्या, फलाना संख्या, ये सारे अकबर के टाइम के अभी तक चलने लग रहे। मतलब प्रथा के अंदर अभी तक सुधार नहीं हुआ। टोडरमल ने ये कहानी रची थी, मतलब इन पर दिमाग के नहीं चल है, इतने बड़े बड़े बने बैठे हैं। 1934-35 में रणजी ट्रॉफी का पहला सीजन किसने जीता था? रणजी ट्रॉफी जब पहली बार खेली गई थी तो इसका पहला सीजन आपका बंबई के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बॉम्बे जिमखाना क्लब है, वहीं पर आप लोगों का मैच हुआ था रणजी ट्रॉफी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है नाजू त्योहार। नाजू से बढ़िया नाजुक। नाजुक क्या होता है? नाग है, नाग बड़ा ही नाजुक होता है भाई, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। कभी आपने नाग के हाथ लगाया है?
जी नहीं सर, कोई बात नहीं, लगवा देंगे। ठीक है, कहीं पर आते जाते नाग चलता हुआ मिला तो उसके हाथ लगवा देंगे। फिर देखना नाग बिल्कुल सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। ठीक है, तो नाजुक क्या होता है, नाग, नाग से क्या बन गया नागालैंड। तो नाजुक त्योहार है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। नागालैंड को क्या बोला जाता है जी, त्योहारों की भूमि के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। त्योहारों की भूमि के नाम से किसको जानते हैं, नागालैंड को जानते हैं। ठीक है, और नागालैंड के अंदर और कौन कौन से त्योहार है, मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम करवाया। हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल को क्या बोला जाता है, त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। मल्टीपल टाइम आता त्योहारों का त्योहार किसको बोला जाता है, हॉर्नबिल को। ठीक है, त्योहारों का त्योहार। और हॉर्नबिल आपका कब से कब तक सेलिब्रेट होता है, हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्न बजा के नाग को बिल से बाहर बुलाओगे तो नाग डसेगा, डसते ही तुम्हारी क्या होगी, मौत होगी। मौत से क्या बन गया, मोत्सु बन गया। और मौत होते ही क्या तुम लोग मुंह से झाग सेक्रेट कर दो, सेक्रेट से क्या बन गया, सेक्रेनी। तो ये तीनों फेस्टिवल भी कहां के, नागालैंड के हैं। ओके जी, आगे चलो जी, चलो जी। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसे समय में शुरू करी गई थी जब वैश्विक अर्थव्यवस्था है दूसरे वित्तीय संकट से गुजरने लग रही थी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे उलझे भी गए। ठीक है, बताओ। बताओ भाई। शाबाश। देखो भाई, अब क्या था आप लोगों को बताता हूं। वित्तीय संकट, देखो हमारे देश के अंदर वित्तीय संकट अभी तक 2 ही बार आया है। 2 बार कब तक आया जी, एक बार तो आया हमारे पास 1991 के अंदर, याद करो। ठीक, जिस टाइम देश की अर्थव्यवस्था डूबने वाली थी उस टाइम फिर एलपीजी आए। एलपीजी का मतलब हमारे पास लिबरलाइजेशन यानी कि उदारवाद। ठीक, उदारवाद का सिद्धांत आया। इसका तो हमारे पास पी से बन गया प्राइवेटाइजेशन। ठीक, यानी सारे उद्योग धंधे उनको प्राइवेट कर दो, निजीकरण। आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसको पक्का याद रखना। जी का मतलब होगा ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो दूसरे देशों की कंपनी उनको अपने देश के अंदर बुलाओ, अपने वालियों को दूसरे देशों के अंदर भी लगाओ, यानी हमारे पास हो गया वैश्वीकरण, हम इसको बोलेंगे। ओके जी, तो एक तो इस टाइम आया था 1991 के अंदर हमारे देश के अंदर आर्थिक संकट। दूसरा आर्थिक संकट आया था हमारे देश के अंदर आपका मतलब 2000 आपके 8-9 के आसपास। मतलब हमारे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर आया था। जैसे आज के दिन में हमारी मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ी थोड़ी डोलनी शुरू हो गई है। ये जो पश्चिम एशिया का विवाद चलने लग रहा है, ये जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चलने लग रहा है, इसकी वजह से हर एक देश की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है भाई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसी टाइम 2008-9 के अंदर भी ऐसी एक वित्तीय संकट आया था। तो उस टाइम भी हर एक देश की अर्थव्यवस्था हिलने लगी थी। तो उस केस के दौरान आपसे पूछा, इसको बोलते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था जब डाउन हो गई थी। ठीक है, तो जब दूसरी बार वित्तीय संकट से भारत गुजरने लग रहा था तो उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना मतलब ऐसे समय में शुरू हुई जब दूसरे मतलब उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू होने वाली थी, तो याद करो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू होने वाली थी। कब, आपकी साल 2012 के अंदर 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, इसका क्या प्रावधान था। इसका प्रावधान यह था कि जो भी मंत्री परिषद होगी ना, मंत्री परिषद के आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता था भाई, जो मर्जी आई उसमें उतने मंत्री बना दिए। अब जैसे मान लिया मेरी सरकार आएगी, के बेरा मेरी सरकार में मान लिया 40 विधायक है, 40 के 40 को मैं मंत्री बना दूं, तो ऐसे नहीं होगा। तो एक रूल आया, एक संशोधन आया जिसके तहत है आप सिर्फ 15% जो विधायक हैं, ठीक है 15% हैं, उन्हीं को आप लोग मंत्री बना सकते हो 15% सीटों के ऊपर ही। जैसे मान लिया आपकी विधानसभा के अंदर 90 सीटें हैं तो इसका 15% निकाल दो। ठीक है, तो इतनी सीटों के ऊपर ही क्या है आप लोग मंत्री बना सकते हो। चीजें समझ में आई या नहीं आई। 15 निम्न में कितने होते हैं जी, 135 होते हैं। तो यानी मोटा मोटा 135 का मतलब हो गया 13.5, यानी लगभग आप लोग 14 मंत्री बना सकते हो अगर आपके पास 90 सीटें हैं। जैसे हरियाणा के अंदर 90 सीटें, उस हिसाब से बताने लग रहा हूं। ठीक है, जैसे आपकी लोकसभा के अंदर जितने सीटें हैं उसका 15% निकाल दो। तो ये रूल आपका आया 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ओके जी, इसी टाइम आपका एक रूल और भी आया, दल बदल वाला। ये तो पहले ही आ गया था, दल बदल को भी याद रखना। दल बदल आपका कौन सी अनुसूची के अंदर हमको देखने मिलता है, तो संविधान की जो
दैसे दल दैसे 10वीं अनुसूची के अंदर हमको देखने को मिलता है कौन सा संविधान संशोधन 52वां। कैसे देखो 52, मान लो एक विधायक है, उसको कोई दूसरी पार्टी भागी पसंद आ गई, 52 का मतलब बाणा, तो दूसरी पार्टी के अंदर चला गया, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985, यानी दूसरी पार्टी को पिचका गया, 85 मतलब पिचकाना। ठीक है जी। अगला प्रश्न हमारे पास, सेबी ने किस वर्ष इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन मतलब क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन का मतलब क्या है? जो ये लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग का तो समझ गए, आज पैसा लगाया, देखते शेयर मार्केट ऊपर जाया नीचे, उसके हिसाब से हमारे पैसे ऊपर तले होंगे, ठीक है, तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन बोलते। तो ये तैयार किया था, कब किया था? सेबी की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता, सेबी की फुल फॉर्म बताओ, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी वैसे 1988 के अंदर हुई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण था, यानी इसको सरकारी बनाया गया, ठीक है, वो आपका कब बनाया गया? इसको बनाया गया साल 1992 के अंदर, यानी इसके 4 साल बाद। ठीक है, तो 92 के अंदर ही क्या है, इसने इनसाइडर जो ट्रेडिंग रेगुलेशन है उसको ऊपर काम करना शुरू करा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है, करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, मनुष्य में सांस द्वारा ली गई हवा से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने के लिए श्वास नली के ऊपरी हिस्से में कौन सी संरचनाएं प्रदान की जाती है? मैंने आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ा रखा है। जैसे ये मान लो ऐसे सांस लेते हैं, तो ये जो हमारी सांस की नली है ना, ये जो हमारी सांस की नली है, इसके ऊपर छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम लोग बोलते हैं सीलिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। इनको क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। ये मेनली करते हैं, जैसे आप सांस ले, वहां पहले तो अपने नाक के अंदर बाल होते हैं, ये बाल उन बड़े बड़े जो डस्ट पार्टिकल उनको रोकते हैं। दूसरा, फिर अंदर जाने के बाद ये जो हमारे बाल होते हैं, ये जो सीलिया जिनको बोलते हैं, ये उनको रोकने का काम करते हैं, यानी जो डस्ट होता है, डंगा हो गया, वो हमारे फेफड़ों के अंदर ना जाए, मेनली काम इसका ये होता है। लेकिन जैसे जो लोग धूम्रपान करते हैं, लाइक बीड़ी सिगरेट, ठीक है, उसके अंदर आपका हुक्का भी शुमार है। ठीक है, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, हुक्का हो गया, वगैरह वगैरह, ये जो लोग पीते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो सीलिया होते हैं, जो पतले पतले बाल होते हैं, जमा छोटे छोटे बाल हो नाम मात्र, ये बाल क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। फिर आपको फेफड़ों संबंधित बीमारी है वो होनी मतलब बिल्कुल आसान काम हो जाए, फिर तो कोई लंबा चौड़ा सिस्टम ही नहीं है। फिर आता है आपके पास ब्रोंकी या फिर ब्रोंची भी बोल देते हैं। ये क्या होता है? अंदर जाके हमारी जो लाइन होती है, ऐसे 2 हिस्सों के अंदर बट जाती है ऐसे। ठीक है, एक फेफड़ा हमारा इस तरफ हो गया, एक फेफड़ा इस तरफ हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इनको ब्रोंची बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंची बोलते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास अगला क्या है, हमारे पास एल्वियोली क्या होती है? यहाँ पर हमारे छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे फेफड़ों के अंदर हमारे ये गुब्बारे होते हैं। जब भी हम लोग सांस, ये गुब्बारे क्या होते हैं? हमारे जो खून होते हैं, खून की नसों के साथ अटैच होते हैं। हम लोगों ने सांस लिया, हवा गई, ठीक है, हवा क्या है, इन गुब्बारों के अंदर से क्या खून के अंदर मिल जाती है, और खून के अंदर जो गंदी हवा है वो हमारे इस गुब्बारों के अंदर से वापस फेफड़ों में आके ऐसे बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ये काम होता है किसका? एल्वियोली का। तो सारी चीजें करवा चुके हम बायोलॉजी के अंदर, थोड़ी डीप पढ़ोगे तब चीजें आपको अच्छी लगेंगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घाटे में केवल ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जो सरकार की चालू आय और व्यय को प्रभावित करते हैं? ये क्या सिस्टम आपको बताता हूं। जैसे आपके 2 तरीके के घाटे होते हैं, एक होता है आप लोगों के पास राजस्व घाटा, एक होता है राजकोषीय घाटा। इसका आंसर आपका राजस्व घाटा। ये है क्या जी? राजस्व घाटा का मतलब है सरकारी खजाने के अंदर घाटा। घाटा आप लोगों के पास कब आएगा? आपका जो खजाना है उसके अंदर घाटा कब आएगा? जब आप खर्चा ज्यादा करोगे और कमाई कम करोगे, यानी कि आपका जो खर्चा है वो अधिक है और आपकी जो कमाई है, ठीक है, वो कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको राजस्व घाटा बोलते हैं। अब आप लोन ले लो 10 लाख का, ठीक है, खर्चा कर दिया 20 लाख का या फिर 15 लाख का, तो 5 लाख का क्या हो गया? आपका राजस्व घाटा हो गया। और हमारी सरकार सदा से ही राजस्व घाटे के अंदर चलने लग रही है। मेरे को ये नहीं समझ में आने लग रहा इतना पैसा जाने कहां लग रहा है। नेता लोग हजम करने लग रहे हैं, अनपढ़ों को देश के ऊंचे पदों पे पहुंचाओगे, ऐसे ही हजम करेंगे, तुमको भी हजम कर जाएंगे। ठीक है, तो खर्चा कमाई, इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा बोलते हैं। फिर होता है राजकोषीय घाटा। ये क्या होता है? ये भी सेम इसी तरीके से होता है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस होता है, खर्चा माइनस कमाई प्लस ऋण की जो जरूरत है, यानी जो भी आपने लोन रखे आपको कितने ऋण की जरूरत है, ठीक है, वो इसके अगर हम लोग माइनस करते तो इसको हम लोग राजकोषीय घाटा बोलेंगे। दोनों के अंदर डिफरेंस है। ओके ओके जी। अगला प्रश्न आता है, डेढ़ सतारा संगीत वाद्य यंत्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डेढ़ सतारा, तो डेढ़ सतारा आपका देखो मैंने कहा सवाई राजा कहां का था? राजस्थान का था। सवाई से फिर आगे सवा से आगे जो 130 बनता है उसको क्या बोलते हैं? डेढ़ बज गया भाई। ठीक है, तो डेढ़ कहां पर आ जाएगा? आपका राजस्थान से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला हमारे पास आता है
किस भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना डैश में आयोजित की गई थी? पहली बात तो तुम लोग ये बताओ भाई, कौन सा भारतीय शहर था जिसकी पहली बार पूर्ण जनगणना हुई? तो कौन सा भारतीय शहर था? ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर है। पहले बांग्लादेश भारत के अंदर था, सारा हिस्सा भारत के अंदर था। तो ढाका की है पहली बार आपकी पूर्ण जनगणना थी। शहर की बात होने लग रही है यहां पर, ना कि भारत की बात होने। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, वो 1872 के अंदर हुई थी, मेयो के टाइम पर। पहली रेगुलर जनगणना पूछ रहे तो 1881 के अंदर हुई थी, रिपन के टाइम पर। आपसे पूछा गया है किस भारतीय शहर की, शहर पूछा, शहर की पहली पूर्ण जनगणना आपके 1830 के अंदर हुई थी। किसकी हुई थी? ढाका है, जो कि वर्तमान बांग्लादेश के नाम से फेमस है, ठीक है, मतलब बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है। तो ये क्या था, इसकी आपकी पहली पूर्ण जनगणना थी, एक ऐसा शहर था। और इसकी जो पूर्ण जनगणना करवाने का काम करा था वो किसने करा था? ये चीज कोई साथी बता सकता है? तो इसका काम किसने करा था, बताओ? वेरी गुड, हेनरी वोल्टर, शाबाश, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था? हेनरी जो वोल्टर था, इसके द्वारा क्या पहली बार है ये आपकी जनगणना आपकी करवाई गई थी। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आगे चलें। चलो जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। चलो भाई, संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना आप लोगों की कब हुई थी? संघाई सहयोग संगठन, इसको हम लोग बोल देते हैं SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। ओके, संघाई, सी से कॉर्पोरेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आप लोगों की साल 2001 के अंदर हुई। वैसे तो पहले भी था ये स्थापित, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम था 2001 के अंदर बना। इसका भारत है संघाई सहयोग संगठन का हिस्सा है? जी हाँ। कब बना? साल 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों इकट्ठे मिलकर संघाई सहयोग संगठन की मतलब हिस्सेदारी इन्होंने ज्वाइन करी थी। तो इसको भी याद रखना। दूसरी चीज, संघाई है कहां पर? चीन के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर भी अगर हम लोग पूछ ले तो ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? चीन के अंदर हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। चीन के अंदर मेनली जो बीजिंग है, बीजिंग जहां पर चीन की राजधानी एक तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलता है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कहां से प्रारंभ हुआ था? वीर शैव, शैव का मतलब क्या होता है? भगवान शिव, यानी भगवान शिव के समर्थन के अंदर जो इन लोगों ने आंदोलन कराया था, ठीक है। तो यह आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जो कैसे रखोगे, भगवान शिव के समर्थन में आंदोलन करना है तो करो, लेकिन ये नाटक मत करो कि हम लोग आंदोलन करेंगे, ऐसे नहीं, हम लोग वीर हैं, नो, आंदोलन करना करो। यानी वीर शैव कहां का हो गया हमारे पास? कर्नाटका का हो गया। ओके जी, सिंपल सा था ये। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल का विशेष अभिभाषण? भाई राज्यपाल जी हैं, इनको भी एक विशेष अभिभाषण यानी भाषण देने की आजादी है। तो कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 176। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है, करेक्ट हो जाएगी। आपके राज्यपाल जी के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, ठीक है। रखोगे भाई, जब राज्यपाल जी भाषण देने लग रहे हैं तो एक छींक, एक छींक भी नहीं आनी चाहिए। और अगर सिंपल छियंतर की बात करेंगे तो जो भी हमारे अटॉर्नी जनरल हैं यानी AG साहब हैं भारत के, उनकी बात होने लग रही है। यानी भारत के जो सबसे बड़े विधि अधिकारी, विधि का मतलब कानूनी अधिकारी, जिनको कानून का ज्ञान है, ठीक है, सबसे बड़े जो सरकारी वकील है वो हमारे AG साहब। अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर उनका वर्णन है। कैसे रखो? छी, यानी सरकार की छवि के ऊपर छींक मारो, मैं AG हूं, मैं बीच में खड़ा हो जाऊं, इस तरीके से याद रख लो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर को दक्षिण का ताजमहल, जो दक्षिण भारत है इसका ताजमहल किस मंदिर को बोला जाता है? देखो, जगन्नाथ मंदिर तो उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर, ये तो वैसे कट जाएगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, करेक्ट हो जाए। जो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई तमिलनाडु के अंदर, इसी को क्या दक्षिण भारत का ताजमहल भी बोला जाता है, क्योंकि ये मंदिर भी बहुत ज्यादा सुंदर है। कभी तमिलनाडु के अंदर जाओ तो देख के आना। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, किस वर्ष में अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था? तो साल 1801 के अंदर क्या है, अवध के नवाब को अपना आधा, ये तो मैंने पिछली क्लास के अंदर भी करवाया था, अपना जो इसने आधा इलाका है वो आपका किसको सौंप दिया? कंपनी को। किसके तहत? मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, सहायक संधि। सहायक संधि याद है या नहीं है? तो जो सहायक संधि है, सहायक संधि के तहत अंग्रेज ने बोले कि हम तेरे को सेना प्रोवाइड करेंगे तो हमको पैसे प्रोवाइड कर, ठीक है। कोई भी और दूसरा राजा वगैरह तेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा ना, हम लोग तेरे ऊपर अटैक करेंगे, मतलब मिल के शासन करेंगे, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम होता। अगर आपसे पूछ ले अवध का पूर्ण विलय, यानी ये तो गया आधा आधा हिस्सा, आधा का ऊपर मतलब कि आधा शासन तो राजा संभालेगा, आधा शासन कंपनी संभालेगी, कंपनी को पैसे चाहिए है, ठीक है। पूरा आपका कब्जा कब हुआ? 1856 में। 1856 में पूर्ण विलय। तो आपसे पूछ ले आधा विलय पूछ लिया ना, आधा हिस्सा, तो 1801 56 में जब 1897 की क्रांति जो से एक साल पहले क्या इसका पूर्ण विलय हो चुका था। ओके जी, पूर्णतः क्या है ये कंपनी के अंदर मिल चुका था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर कुछ भी इसके अंदर तो मुश्किल था ही नहीं यार, बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। आपसे पूछ ले और सहायक संधि के तहत और कौन पे लिया गया? हैदराबाद पे लिया गया 1798 यानी कि इससे 3 साल पहले। हैदराबाद है, हैदराबाद को भी क्या सहायक संधि के तहत मिला लिया गया अपने अंदर, ठीक है। तो ये भी याद रखना, क्या पता आप लोगों से पूछ ले हैदराबाद का आधा हिस्से के
ऊपर कब कराया गया। फिर 1799 के अंदर मैसूर जो कि कर्नाटका के अंदर हमको देखने को मिलता है, इसको भी मिला लिया गया, तो इसको भी याद रखना। ओके जी, अगला प्रश्न आता है दशहरा और दिवाली के दौरान किया जाने वाला पांडव नृत्य, ठीक है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दशहरा और दिवाली के दौरान जो पांडव नृत्य होता है ये किस राज्य के अंदर फेमस है, तो ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर हमारा फेमस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। उत्तराखंड के अंदर पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर क्या है, पांडव लोग रहते थे इस तरीके से, पैसे पांडव पैसे पहाड़। ओके जी, अगला प्रश्न, भारत को 1991 में डैश से संबंधित आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। किस तरीके का था, तो हमारे ऊपर भारी ऋण था, हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया था, हम लोग कर्जा नहीं चुका पाने लग रहे थे। इसकी वजह से मैंने रुपए की वैल्यू भी 2 बार डाउन करी। याद करो मैंने आप लोगों को करा था, रुपए का अवमूल्यन किया गया। कितनी बार किया गया, 2 बार किया गया। टोटल एवरेज कितना था, 18% किया गया। याद आया नहीं आया जी, बिल्कुल जी। अगला प्रश्न, टप्पू नृत्य, टप्पू से बन गया टप्पू। टप्पू कब होगा, जब अरुण और आंचल क्या है एक साथ खेल लेंगे, ठीक है। अरुण और आंचल जब भी एक साथ खेल लेंगे तो खेल में क्या है, टप्पू पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो टप्पू नृत्य कहाँ का, आपका अरुणाचल का है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सा आपका कोई साथी बताएगा, पोपीर। पोपीर का मतलब क्या, पौपी पौपी, ठीक है। अरुण और आंचल एक साथ होंगे तो पौपी पौपी की आवाज तो आएगी, खेलने तो गए ओ पौ 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 पौपी पी पी पी, इस तरीके से। अगला, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तुम लोग 3 साक्षरता दर याद रखना, एक तो 1951 की, एक 2001 की और एक 2011 की। 11 की तो सबको पता ही है 74.04, ठीक है। नर की पूछ लेगा तो 82.14, मादा की पूछ लेगा तो 65.46, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। इसकी ट्रिक के साथ मैंने आप लोगों को करवा रखा है, ठीक है। देखो नर कितने औसत 82 साल की उम्र तक जीतते हैं, मादा का काम पैसे ऐंठने का होता है, तो 65.46, इन दोनों के बीच का 74.04। 2001 की पूछेगा आप लोगों से तो 2001 की कितनी थी, 64.83%। 64.83 आप लोग ये समझ लो भाई, यहाँ पर भी 10 साल का फर्क है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 10% का फर्क हो जाएगा, ठीक है। ओके, जो ऑप्शन आएंगे ऑप्शन से आप लोग इजीली कर दोगे। 1951 की अगर हम लोग बात करें तो कितने प्रतिशत थे आप लोगों की, 18.33%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, कौन सा समूह मराठा की सेना का मुख्य आधार था, कौन सा ग्रुप था जो कि मराठा की जो सेना था उसका मेन बेस था, यानी उसकी वजह से उसके बिना तो कुछ काम चले आएगा उनका, वो थे आपके कुनबी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, गलत रहेगा, कुनबी आएगा, कुनबी। कुनबी समुदाय के लोग थे, ये क्या थे, ये इसके मेन बेस थे मराठा समुदाय के। ये थे कौन, ये आपके कृषक थे, किसान थे, ठीक है। कृषक थे या फिर चरवाहे, ठीक है। ये आपके मदद करा करते आपके, ठीक है। कृषक और चरवाहे थे कुनबी समुदाय के लोग, ये मदद करते थे मराठा सेना की, ठीक है। कोई मतलब मेनली मराठा सेना का हिस्सा, जैसे मराठाओं को अगर कहीं पर भी अटैक करना, जो कृषक थे किसान थे, इनको कुनबा बोले, कुनबे बनाया। आपने आजकल नहीं सुना भाई ये तो भाई मेरे कुनबे का है, ये मेरे कुनबे की लड़की है, इस तरीके से, तो ऐसे कुनबे होते थे। ओके, तो ये थे भाई हमारी आज की क्लास के टॉप 35% मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि आपको आगे आने वाली जो शिफ्ट हुए और जो आपकी मतलब 18 तारीख से जो आपके पेपर शुरू हैं उनके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। इन प्रश्नों की पीडीएफ मैंने आपको बताया, अपना जो टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वहां पर आपको क्या है मतलब इन प्रश्नों की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जिसको पुरानी पीडीएफ देखनी और पुरानी क्लासें देखनी है तो आपको यूट्यूब चैनल को आप अपना जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिखेगी एसएससी जीडी हॉट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट, ठीक है। उसके अंदर आपको सारी जीके की और हिंदी की जो ये नई हिंदी पूछी जाने लग रही है इसके आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैथ है, मैथ की क्लास डेली होती है अपने यूट्यूब के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हो। जैसे आज सिंप्लीफिकेशन टॉपिक करवाया गया है, कल कोई और टॉपिक होगा, रीजनिंग की भी होती है, ठीक है। तो लाना ले लो, खैंचो। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। ये खैंचो बात फटाफट दौड़ मार के जाओ, खेल लो, कूद लो।